रोहन अभिका के सवाल से समझ गया था कि विराज ने बहुत सारी बातें उसे नहीं बताई थीं। इसलिए रोहन भी सोच में पड़ गया कि वो अभिका को क्या जवाब दे। अगर वो अभिका के सवालों का जवाब दे देगा तो शायद विराज उस पर बिगड़ेगा। रोहन को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। अभिका को रोहन के चेहरे पर अजीब भाव देखकर उसे समझ नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए था। जब अभिका को कुछ भी समझ में नहीं आया तब उसने रोहन से कहा, छोड़ो, जाने दो, मत बताओ मुझे अमन और विराज की दोस्ती के बारे में। मैं अभी जानना भी नहीं चाहती हूँ। रोहन जानता था कि उसके चेहरे की बेचैनी अविका को बहुत उलझन में डाल रहा था, क्योंकि हाल ही में रोहन भी काफ़ी करीब से अविका को जानता था और जानता था कि अविका कैसी है। इसलिए रोहन उससे कुछ छुपाना नहीं चाहता था। मगर उसने इतना ही बोला, अविका मैम, बुरा ना मानो तो मैं एक बात बोलूँ? हाँ बोलो रोहन, अविका मुस्कुराते हुए बोली। मुझे लगता है आप अभी भी विराज को अच्छे से नहीं जानती हैं। मेरी मानिए तो आप हो सके तो विराज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए और विराज को उसकी लाइफ के बारे में जितना हो सके उतना जानने की कोशिश कीजिए। इतना बोलकर रोहन वहाँ से चला गया और काम करने वाले लोगों को गाइड करने लगा। अविका की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने लगीं। जब जब अविका को लगता था कि वो विराज को जानने लगी थी, तब उसके साथ कुछ न कुछ घट ही जाता था, जिससे अविका सोचने को मजबूर हो जाती थी कि वो अभी भी विराज के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। रोहन की बात ने उसके मन में कई सवाल पैदा कर दिए। अविका एक गहरी सांस ली और अपने मन को शांत करने की कोशिश की। अविका ये बात सोचकर अचंभे में थी कि आखिर रमन और विजय के बीच ऐसी कौन सी दोस्ती थी जिसके बारे में रोहन ने भी उसे कुछ नहीं बताया। ट्रिंग ट्रिंग, अचानक से अविका का फ़ोन बजने लगा। अविका अपने हैंडबैग से फ़ोन निकाली और अचानक से उसके चेहरे पर एक मुस्कान उभर आई, मानो वो एक सेकंड में अपनी सारी प्रॉब्लम भूल गई हो फ़ोन देखकर। अविका को उसके भाई आर्यन ने कॉल किया था। अविका झट से फ़ोन उठाई और एक्साइटमेंट में बोली, हेलो भैया, क्या बात है अविका, शादी होते ही तुम अपने भाई को भूल गई? आर्यन भी अविका की खिंचाई करते हुए बोला। अविका झट से अपार्टमेंट के बाहर निकल आई। चूंकि काम की वजह से अंदर बहुत शोर हो रहा था और उसे आर्यन की आवाज़ ठीक से नहीं सुनाई दे रही थी। आर्यन आज अच्छे मूड में था और बड़े ही प्यार से बातें कर रहा था। अपने भाई की बात सुनकर अबिका थोड़े रूखे आवाज़ में बोली, क्या भैया, मैं कहाँ भूली हूँ आपको, आप ही मुझे भूल गए हैं। इसलिए तो मेरी शादी के पूरे 2 दिन बाद मेरी याद आ रही है आपको। तुम्हें क्या लगता है कि मैं भी तुम्हें बाकी घर वालों की तरह भूल जाऊंगा? अगर ऐसा सोच रही हो तो फिर तुम गलत हो बहना। भले ही अब तुम मेरी पनाह में नहीं हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि विराज तुम्हारी अच्छे से ख्याल रखता होगा। आर्यन बोला। उसकी बातों में थोड़ी सी कड़वाहट सी थी। अविका झट से अपने भाई की फीलिंग्स को समझ गई और बोली, क्या भैया, आप ज़्यादा मत सोचिए। मैं विराज के साथ बहुत खुश हूँ और विराज भी मेरे साथ खुश है। और अगर ऐसा नहीं होता तो मैं इतने आराम से आपसे बात नहीं कर रही होती। आर्यन को एहसास हुआ कि उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था विराज को लेकर। इसलिए उसने टॉपिक को चेंज करते हुए कहा, खैर जाने दो, मैं तुमसे ये पूछ रहा था कि क्या तुम आज शाम को फ्री हो? कोई तुमसे मिलना चाहता है। मुझसे मिलना चाहता है? कौन है वो भैया? अबिका हैरानी से पूछी। मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, तुम खुद मिल लेना। और हाँ, शाम को 5 बजे हेवन रेस्टोरेंट में आ जाना। ठीक है, चलो बाय, आर्यन मुस्कुराते हुए बोला और फ़ोन कट कर दिया। कुछ घंटे अपार्टमेंट में बिताने के बाद अबिका वापस अरोड़ा मेंशन आ गई और शाम को हेवन रेस्टोरेंट जाने के लिए तैयार हो गई। अबिका थोड़ी एक्साइटेड थी मिलने के लिए। रेस्टोरेंट जाने से पहले अबिका विराज को मैसेज करके बता दी कि वो अपने भाई से मिलने हेवन रेस्टोरेंट जा रही थी। शाम को 5 बजे हेवन रेस्टोरेंट के बाहर अबिका पहुंच गई। हेवन रेस्टोरेंट एक लग्जीरियस रेस्टोरेंट था जिसे एक प्राइवेट संस्था द्वारा चलाया जाता था। इस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए लोगों को कुछ दिन पहले ही अपनी जगह बुक करनी पड़ती थी और बहुत ही मुश्किल से यहाँ पर लोगों को जगह मिल पाती थी, क्योंकि यहाँ का खाना इतना अच्छा था कि पूरे शहर में इस रेस्टोरेंट की चर्चा होती थी और हर कोई एक ना एक बार इस रेस्टोरेंट में आकर खाना जरूर खाना चाहता था। इस रेस्टोरेंट की एक खासियत यह भी थी कि जो लोगों को और अट्रैक्टिव करती थी और वो थी इसका प्राइवेसी को लेकर बहुत ध्यान रखना। पूरे रेस्टोरेंट में स्क्वायर शेप में पर्दे लगे हुए थे और हर पर्दे के अंदर
4 लोगों के लिए कुर्सियां लगी हुई थीं, जिसमें लोग आसानी से बिना टेंशन के आराम से पूरी प्राइवेसी में खाना खा सकते थे। जैसे ही अबिका रेस्टोरेंट के अंदर गई और बताई, वैसे ही कुछ वेटर उसे उसके टेबल पर ले आए, जिसे उसके भाई ने पहले से ही बुक करके रखा था। अबिका चेयर पर बैठकर अपने भाई का इंतजार करने लगी। वो उस इंसान को देखने के लिए एक्साइटेड थी, जिसका जिक्र आर्यन ने किया था। अबिका को ज़्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा और थोड़ी देर में आर्यन वहां आ गया। लेकिन वो अकेला नहीं था। आर्यन को देखकर अबिका मुस्कुराई, लेकिन उसकी जिज्ञासा उस इंसान को देखने की थी जिसकी बात आर्यन कर रहा था। अबिका एक्साइटमेंट में बोली, भैया कौन है जो मुझसे मिलने वाला है? क्या वो बाद में आने वाला है? आर्यन अबिका के पास गया और बहुत ही प्यार से उसके सिर पर अपना हाथ सहलाया। अबिका अपने भाई के प्यार को देखकर बोली, भैया भले ही मेरी शादी हो चुकी है और अगर मैं 50-60 की भी हो गई ना, तो भी आपकी छोटी बहन ही रहूंगी। अबिका अपने भाई के इतने लाड़ प्यार को बिल्कुल समझ रही थी, जो वो महसूस कर सकती थी आर्यन के उसके सिर पर हाथ सहलाने से। यह सुनकर आर्यन मुस्कुराया और चेयर पर बैठ गया। अबिका फिर से बेचैनी भरे शब्दों में पूछी, भैया बताओ ना, कौन है जो मुझसे मिलना चाहता है? क्या मैं उसे जानती हूँ? आर्यन अभी भी कुछ नहीं बोला। उसने टेबल पर रखे चाय का कप उठाई और चाय की चुस्की लेते हुए धीरे से बोला, आराम से अबिका, इतना हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। इतना हड़बड़ाओगी तो आसपास के लोग क्या सोचेंगे? तुम थोड़ा इंतजार करो, सब्र का फल मीठा होता है। अबिका अपने भाई की बात सुनकर थोड़ी मायूस हो गई। उसने भी चाय का कप उठाई और चाय की चुस्की ली। तुमने बिल्कुल सही कहा आर्यन, अबिका थोड़ी डांट की हकदार तो बनती है। इसने बिना मुझे बताए शादी कर ली। इसने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे बता दे। अचानक एक सौम्य आवाज़ सुनाई दी और उस शख्स को देखकर अबिका का दिल खुशी से भर गया और उसकी आंखें चमक उठी। अबिका एक आदमी को अपनी तरफ आते हुए देखी, जिसके चेहरे पर सौम्य मुस्कान थी, जिसके हाथ में खाने की एक डिश थी। अबिका एक्साइटमेंट में जोर से बोली, बेदी अंकल। अबिका के सामने जोगिंदर बेदी थे, वो जो उसके पापा के दोस्त थे। अबिका झट से उठी और अंकल बेदी को गले लगाने के लिए आगे बढ़ी। तभी जोगिंदर बेदी ने उन्हें रोक दिया। अरे रुको रुको, पहले इस डिश को टेबल पर तो रखने दो। डिश को टेबल पर रखते हुए जोगिंदर बेदी हंसते हुए बोले, अब आओ, गले लग जाओ अपने अंकल के। अबिका झट से किसी बच्चे की तरह उनके गले लग गई और बोली, अंकल आपसे मिले कितने टाइम हो गए, क्या आपको तो मेरी याद भी नहीं आती है? अच्छा, वाह बेटा, शादी तुमने बिना बताए कर ली और मुझे कह रही हो कि मैं तुम्हें याद नहीं करता। ये कैसी बात हुई? जोगिंदर बेदी बोले। अबिका को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वो हिचकिचाते हुए बोली, अंकल वो क्या है ना। अबिका अपने शब्द पूरे कर पाती इससे पहले ही जोगिंदर बेदी ने उसे रोकते हुए कहा, ये सब बातें बाद में, पहले मेरी बनाई डिश को चख के बताओ कि ये कैसा है। अबिका आश्चर्य से जोगिंदर बेदी की तरफ देखी और बोली, अंकल क्या आपने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और क्या आप इस होटल में सेब का काम करते हैं? जोगिंदर बेदी हंसते हुए बोले, अरे नहीं बेटा, मैंने ना तो अपनी पुलिस की नौकरी छोड़ी है और ना ही मैं सेब बनाऊं। तो फिर ये खाना? अबिका हैरानी से पूछी। तुम तो जानती हो कि मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है, तो इसलिए मैंने इस रेस्टोरेंट के मैनेजर से बात की कि मैं अपने मेहमानों के लिए कुछ बनाऊं। तो उसने मुझे मंजूरी दे दी और मैं भी थोड़ी अपने रुतबे का फ़ायदा उठा लेता हूँ। अबिका मुस्कुराई और चम्मच उठाकर उस डिश को चखी। खाने के स्वाद से अबिका का मन बहुत खुश हुआ। वो बोली, वाह अंकल, आज भी वही स्वाद जो पहले था। आप हमेशा से बेहतरीन खाना बनाते हुए आए हैं। तीनों बैठकर फिर बातें करने लगे। अबिका खाते हुए बोली, बेदी अंकल, मैं आपको अपनी शादी में इनवाइट करना चाहती थी। तभी जोगिंदर बेदी अबिका को दोबारा टोकते हुए बोले, अरे कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम मुझे इनवाइट कर भी देती तो भी मैं शायद तुम्हारी शादी में आ नहीं पाता। अबिका बोली, कुछ हफ्ते पहले मेरी इस बात बेदी आंटी से हुई थी। जब मैंने उनसे आपके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि आप बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं। हाँ, तुम तो जानती हो पुलिस का काम धाम, और तो और मेरे जैसे अफसर के काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते। पुलिस के इतने बड़े पद पर होने के भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। अभी हाल ही में मैं 2 बड़े मामले को संभाल रहा हूँ। एक तो ह्यूमन ऑर्गन तस्करी और दूसरा अवैध हथियारों की तस्करी। जब अबिका छोटी थी तब वो और आर्यन जोगिंदर बेदी के घर हरियाणा जाया करते थे अपनी गर्मियों की छुट्टियां मनाने। दोनों जोगिंदर बेदी के घर पर खूब मस्ती करते थे और खेलते थे। अबिका जोगिंदर बेदी से पूछी,
अंकल, आंटी की तबीयत अभी कैसी है? जोगिंदर बेदी ने बहुत ही नर्म भाव में जवाब दिया। फिलहाल तो ठीक ही है तुम्हारी आंटी। जोगिंदर की पत्नी की तबीयत कुछ समय से खराब थी। तीनों आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। रेस्टोरेंट कुछ इस तरह से डिजाइनिंग था कि हर एक पर्दे के अंदर बैठे लोग बाहर के लोगों की बात नहीं सुन सकते थे। हालांकि अगर कोई थोड़ी ऊंची आवाज में बात करता था तो उसकी आवाज सामने तक सुनाई देती थी। जैसे अभी अविका एक्साइटमेंट के साथ थोड़ी ऊंची आवाज में जोगिंदर बेदी से बात कर रही थी। इस पल ठीक पास वाले पर्दे के पीछे एक आदमी बैठा बहुत ही आराम से अविका की ऊंची आवाज सुन रहा था। उसकी सुनहरी आंखें अट्रैक्टिव लुक हर किसी का ध्यान खींच रहा था। और वो कोई और नहीं बल्कि विराज ही था, जो पास वाले पर्दे के अंदर बैठा हुआ था। दरअसल विराज आज जान पाया था कि अविका का एक बचपना वाला स्वभाव भी था। विराज हमेशा अविका को एक सेंसिटिव लड़की समझता था, जिसे छोटी छोटी बातें दिल पर लग जाती थी। हालांकि उसकी नज़र में अबिका बहुत ही मासूम किस्म की लड़की थी। कुछ देर बातें सुनने के बाद विराज खड़ा हुआ और अपने दोनों हाथों को झटकते हुए अपने कपड़े ठीक कर लिए। फिर वो धीरे से अबिका की तरफ चला गया। पर्दे पर से विराज झांकने लगा। एकाएक उन तीनों की नज़र विराज पर पड़ी। तीनों हैरानी से विराज की तरफ देखने लगे। इससे पहले कि कोई कुछ बोल पाता, विराज उनके पास आते हुए बोला, माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। विराज को देखकर अबिका हक्की बक्की रह गई। विराज यहाँ पर? क्या भैया ने विराज को बुलाया है? अगर हाँ, तो भैया ने मुझे क्यों नहीं बताया कि विराज भी हमारे साथ आएगा? अबिका अचानक से सोचने लगी। विराज बिना देरी किए अंदर आया और सीधे अबिका की बगल वाली चेयर पर जाकर बैठ गया। उसने धीरे से अबिका को चाय का कप अपनी तरफ बढ़ाने को बोला। विराज बहुत ही बेफिक्र होकर बैठा हुआ था। उसने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, मैं बस अभी अभी हॉस्पिटल से फ्री हुआ हूँ। आई एम सॉरी कि मैं थोड़ा लेट हो गया। अबिका, क्या तुमने इन्हें बताया नहीं कि मैं थोड़ा लेट से आऊँगा? विराज अबिका की तरफ देखते हुए बोला। भाई, अबिका पहले से हैरान थी और विराज की बात ने उसे और भी ज़्यादा हैरानी में डाल दिया। मैंने तुम्हें कब बुलाया? मुझे लगा शायद भैया ने तुम्हें बुलाया है। अबिका यह सोचकर हैरान थी कि विराज बिना बुलाए कैसे आ गया, और हमेशा इतना अच्छा बिहेव करने वाला विराज आज ऐसे क्यों कर रहा था। विराज के आ जाने से माहौल अचानक बदल सा गया था। आर्यन और जोगिंदर बेदी भी अबिका की तरफ देख रहे थे, जैसे विराज को उसी ने बुलाया हो। अबिका अपनी सीट पर बैठे एक एक करके अपने आसपास तीनों आदमियों को देखी और ऐसा महसूस करने लगी जैसे वो उन तीनों के बीच बस फालतू में ही बैठी थी। विराज के अचानक आ जाने से सिर्फ अबिका को ही प्रॉब्लम थी, क्योंकि आर्यन और जोगेंद्र बेदी ने सोचा कि विराज को शायद अबिका ने ही बुलाया था और उन दोनों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसलिए आर्यन और जोगेंद्र बेदी विराज से अच्छी तरह से बातें कर रहे थे। जोगेंद्र बेदी विराज की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान दी और उसे देखा, लेकिन विराज को तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ा। विराज ने अबिका के पास से वो डिश अपनी तरफ कर ली जो जोगेंद्र बेदी अबिका के लिए बनाकर लाए थे। विराज के ऐसे बर्ताव से जोगेंद्र और आर्यन को लगा कि विराज थोड़ी बदतमीजी करने लगा, लेकिन जब उन दोनों ने अबिका के चेहरे पर मुस्कान देखी तो लगा कि विराज और अबिका की बाउंडिंग बहुत अच्छी थी और उन्होंने इसे इग्नोर कर दिया। तभी खाते हुए विराज ने जोगेंद्र बेदी से कहा, आप इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं? एक तो आप इतने मशहूर, इतने सारे केस सॉल्व किए हैं, फिर भी आप जरा भी घमंड नहीं करते खुद पर। बहुत ही कम लोग होंगे जो आपके बारे में नहीं जानते होंगे। अरे, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस अपना काम करता हूँ, जोगेंद्र बेदी ने मुस्कुराते हुए कहा। तीनों को आपस में बातें करते देख अबिका खुद को बोलने से नहीं रोक सकी। वो खुशमिजाज अंदाज में बोली, मुझे एक बार अंकल ने बताया था कि वे बचपन से ही एक डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन घर वालों के कहने पर और अंकल के पापा भी पुलिस में थे, इसलिए अंकल भी पुलिस में भर्ती हो गए। अगर अंकल पुलिस में नहीं होते तो आज एक बेहतरीन डॉक्टर होते। अच्छा हुआ जो आप डॉक्टर नहीं बने, नहीं तो मैं इतना फेमस डॉक्टर नहीं बन पाता, विराज बोला। और उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे। जोगेंद्र बेदी एक काबिल ऑफिसर थे। लगभग हर बड़े मामले जोगेंद्र बेदी के ही हाथों में आते थे और वे अपनी सूझबूझ से सभी मामले सुलझा लेते थे। कुछ समय पहले उन्होंने एक ड्रग रैकेट के धंधे को पकड़ा था, जो पूरे देश के साथ साथ विदेशों में भी अपना धंधा चला रहा था। अखबार और न्यूज़ चैनल पर इसकी खूब चर्चा हुई, लेकिन जोगेंद्र बेदी का फोटो कहीं नहीं छपा, क्योंकि वे नहीं चाहते थे। विराज मुस्कुराते हुए बोला, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपसे कभी मैं मिल पाऊंगा। आपने सच में बहुत अच्छे काम किए हैं।
हम सबको आप पर गर्व है। जोगेंद्र बेदी बोले, मैं बस अपना काम करता हूँ। तभी अबिका जोगेंद्र बेदी से बोली, अंकल, क्या आंटी अभी भी वैसी ही आपकी फिक्र करती हैं जैसे पहले करती थी? अबिका की बात सुनकर जोगेंद्र बेदी मुस्कुराए और बोले, हाँ बिल्कुल, तुम्हारी आंटी आज भी वैसे ही मेरी फिक्र करती हैं जैसे पहले करती थी। तब तो अंकल आपको अपनी सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आप इतने खतरनाक मामले सुलझा चुके हैं और इससे आपके दुश्मन भी काफ़ी हो गए होंगे। इस पल आर्यन गंभीरता से बोला। जोगेंद्र बेदी जोर से हंस पड़े। कुछ देर तक हंसने के बाद उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ कि मेरी जान को बहुत खतरा है, लेकिन तुम लोग टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बहुत सेफ हूँ। अबिका को पसंद नहीं था कि उनके जोगेंद्र अंकल ऐसे खतरनाक मामले सुलझाएं जिनमें उनकी जान को खतरा हो, लेकिन अबिका जानती थी कि जोगेंद्र अंकल को इन्हीं कामों में खुशी मिलती थी। चारों फिर से अलग अलग टॉपिक पर बातें करने लगे। बातें करते हुए जोगेंद्र बेदी ने विराज से कहा, ऐसा लगता है कि विराज को कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी है पुलिस के मामलों में। विराज ने जोगेंद्र बेदी से आंखें मिलाई। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा और जोगेंद्र बेदी की बातों को बस स्वीकार कर लिया। अबिका को समझ में नहीं आया कि अभी क्या हुआ। उसके लिए विराज को समझना मुश्किल होता जा रहा था। अबिका उन तीनों आदमियों के बीच अकेली बैठी थी, जिससे उन तीनों की बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि तीनों क्या बातें कर रहे थे। अबिका बस बैठकर उन तीनों की बातें सुन रही थी। चारों खाकर रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। बाहर आते ही जोगेंद्र बेदी ने आर्यन से कहा कि वे उनके पिताजी अमन मेहता से मिलना चाहते हैं। आर्यन जोगेंद्र बेदी को अपने साथ घर ले जाने के लिए रेडी हो गया। वहीं अबिका को विराज के साथ वापस जाना था। विराज और आर्यन दोनों अपनी कार पार्किंग एरिया से बाहर लाने चले गए। तब तक अबिका और जोगेंद्र बेदी दोनों रेस्टोरेंट के बाहर ही इंतजार करने लगे। अबिका, तुम खुश हो ना? अचानक जोगेंद्र बेदी ने अबिका से पूछा। अबिका हैरानी से उनकी तरफ देखी। जोगेंद्र बेदी जानते थे कि अबिका किन हालातों में रही थी और किन हालातों में बड़ी हुई थी, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी जोगेंद्र बेदी ने भी कुछ नहीं किया। वे किसी की फैमिली मैटर्स में नहीं पड़ना चाहते थे। उन्हें हमेशा से अबिका की फिक्र होती थी, इसलिए वे कभी कभी अबिका से मिलने के लिए आ जाया करते थे। जोगेंद्र बेदी ने अबिका से यह सवाल इसलिए पूछा क्योंकि उन्हें लगा कि शायद अबिका शादी के बाद भी खुश नहीं थी। हाँ अंकल, मैं खुश हूँ, अबिका धीरे से बोली। अबिका भी कहीं ना कहीं जानती थी कि जोगेंद्र बेदी को उनकी परवाह थी और वे पहले भी अबिका से मिलने आया करते थे। तब अबिका उन्हें अपने दिल की बात बताया करती थी। जोगेंद्र बेदी ने अबिका की तरफ नरम आंखों से देखते हुए कहा, घबराना मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अबिका हल्की सी मुस्कुराई। अबिका जोगिंदर बेदी को और कुछ कहना चाहती थी कि तभी विराज और आर्यन वहां आ गए और अबिका कुछ नहीं बोल पाई। आर्यन और विराज दोनों अपनी कार लिए खड़े थे। अबिका विराज की कार की तरफ बढ़ी तो वहीं जोगेंद्र बेदी आर्यन की कार की तरफ बढ़े। कार का दरवाजा खोलने से पहले वे मुड़े और अबिका से बोले, मैं कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ सिटी रहूंगा, इस पल अपने अंकल को भूल मत जाना। अबिका जोगेंद्र बेदी का मुस्कुराता चेहरा देखी और खुद भी मुस्कुराई। फिर धीरे से कार का दरवाजा खोल कार में बैठ गई। विराज और अबिका दोनों ने रास्ते पर कोई बातचीत नहीं की। अबिका खिड़की के बाहर देख रही थी। हालांकि आज की शाम कुछ ज्यादा धुंध थी। पिछले कई दिनों से शहर में प्रदूषण बढ़ गया था, लेकिन जिस इलाके में अरोड़ा मेंशन था वहाँ प्रदूषण थोड़ा कम था। जैसे ही कार उस इलाके में एंटर हुई, अबिका ने कार का विंडो ओपन किया और खुली हवा में एक लंबी और सुकून भरी सांस ली। अरोड़ा मेंशन पहुंचते ही दोनों कार से बाहर निकले और टहलने के लिए गार्डन की तरफ चले गए। विराज आगे आगे चल रहा था तो वहीं अबिका उसके पीछे पीछे चल रही थी। दोनों अभी भी चुपचाप थे, एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं हो रही थी। अबिका का अब सारा ध्यान विराज पर था। उसके मन में अभी भी विराज को लेकर बहुत कंफ्यूजन थी। हालांकि अबिका को यकीन हो गया था कि विराज उसे पसंद करता था, लेकिन कुछ बातें और सवाल अभी भी उसके मन को खटक रहे थे। विराज ने सिंपल सी शर्ट और कैजुअल पैंट पहन रखी थी, वहीं अबिका ने सूट सलवार पहन रखी थी। चलते चलते अबिका का हाथ कभी कभी विराज के हाथ से टच हो जा रहा था। अबिका अभी भी विराज के पीछे पीछे चल रही थी। तभी विराज अचानक मुड़ा और बोला, अबिका, तुम्हारे जोगेंद्र अंकल तुम्हारी बहुत परवाह करते हैं। विराज ने बहुत ही साधारण तरीके से यह बात बोली। वहीं विराज के अचानक मुड़ने से अबिका थोड़ी घबरा गई। विराज की बात पूरी होते ही अबिका बोली, हाँ मैं जानती हूँ, जोगेंद्र अंकल मेरी बहुत परवाह करते हैं। उन्होंने हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह देखा है और मैं भी उन्हें
अपने भाई के बाद सबसे ज़्यादा मानती हूँ। विराज ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और हल्की हाँ भरी। विराज का बिहेवियर बहुत ही नॉर्मल था। अचानक से अविका को महसूस हुआ कि विराज अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था, जैसा वो हमेशा था। अविका की हैरानी और बढ़ गई क्योंकि विराज का बिहेवियर रेस्टोरेंट में बिल्कुल बदला हुआ था और अब तो बिल्कुल बदला हुआ था। अविका को जोगिंदर बेदी की बात याद आ गई जो उन्होंने रेस्टोरेंट से निकलते हुए कहा था कि अविका तुम खुश हो या नहीं। इस पल अविका सोचने लगी कि क्या मैं सच में खुश हूँ विराज के साथ या फिर नहीं। मैं जानती हूँ कि विराज मुझसे प्यार करता है, लेकिन फिर भी विराज के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती, कुछ भी नहीं। मैं विराज के जितने करीब होती जाती हूँ, मुझे एहसास होता है कि मैं फिर भी विराज से बहुत दूर हूँ। सोचते हुए अविका को रोहन की बात याद आ गई जो उसने कही थी कि अविका, आपको विराज के साथ अधिक से अधिक समय गुजारना चाहिए। गार्डन की लाइट में विराज अविका के टेंशन भरे चेहरे को आराम से देख सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अविका की बेचैनी बढ़ती गई और वो ज़्यादा देर तक अपने आप को काबू में नहीं रख सकी। उसने बेचैनी भरे शब्दों में कहा, विराज, तुम मुझसे मेरे रिलेटेड जो भी बातें पूछते हो मैं तुम्हें बता देती हूँ। तुमसे कुछ नहीं छिपाती। लेकिन विराज, मैं तुम्हारे इतने पास होकर भी तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती। विराज ने अपनी आंखें और गहरी कर लीं और अविका को देखने लगा। उसे समझ में नहीं आया कि अब अचानक अविका को क्या हो गया था। उसने अविका से तो कुछ भी नहीं छुपाया था, फिर ऐसी क्या बात हो गई। विराज अविका की फीलिंग समझता था, लेकिन उतना नहीं जितना अविका सोचती थी। अविका आगे विराज से बोली, विराज, याद है जब तुम पहली बार मुझे अपने घर लाए थे, तब मुझे नहीं पता था कि तुम कौन हो। मैं बस इतना जानती थी कि तुम एक डॉक्टर हो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और अभी शादी से कुछ दिन पहले मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी और तुम दोनों 2 साल से एक दूसरे के साथ थे। मुझे याद है कि जब हम दोनों शादी से कुछ दिन पहले डांस शो देखने गए थे, जहाँ पर तुम डांस देखते देखते खो से गए थे। मुझे नहीं पता था कि वो डांसर कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। और जब हमारी शादी में दिव्या अचानक आ गई थी, तब तुम सोच भी नहीं सकते थे कि मेरे दिल पर क्या बीत रही थी। मेरे मन में एक ही डर था कि कहीं दिव्या तुम्हें मुझसे छीन तो नहीं लेगी। अविका का चेहरा अब और मायूस होता जा रहा था। अविका के मन में जितनी भी बातें थीं, जितना भी डर था, सब बाहर आ रहा था। विराज को शायद कभी पता नहीं चलेगा कि अविका को सबसे ज़्यादा दर्द तब हुआ था जब उसे पता चला कि दिव्या उसकी गर्लफ्रेंड थी। दिव्या के द्वारा किए गए हंगामे और कल दिव्या का यूं विराज के अपार्टमेंट में आ जाना अविका को अंदर से डरा रहे थे। और अविका का डर इतना था कि वो विराज को कहीं खो ना दे। विराज, जिस तरह से तुम्हें मेरे और करण के रिलेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वैसे ही मुझे भी तुम्हारे और दिव्या के रिलेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे डर है कि मैं तुम्हें कहीं खो ना दूँ। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि मैं तुम्हारे बारे में अभी भी कुछ नहीं जानती हूँ, कुछ भी नहीं। और तुम मेरे बारे में मुझसे भी ज़्यादा जानते हो। ऐसे में हम दोनों के बीच प्यार कैसे हो पाएगा विराज? तुम ही बताओ। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। अविका की बातें उसके उदास चेहरे पर जैसे गहरी होती जा रही थी। अविका की आंखें नम हो गईं। अविका विराज की आंखों में सीधे देखने लगी। अविका विराज से ये सब बातें नहीं कहना चाहती थी, लेकिन वो अपने मन में भी कोई शंका नहीं रखना चाहती थी। अविका विराज की आंखों में देखते हुए बोली, विराज, तुम मुझे कहते हो ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मेरे अलावा तुम्हारी लाइफ में कोई और नहीं आ सकती है। लेकिन विराज, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे प्यार करते हो, क्योंकि कभी कभी तुम इतना प्यार जताते हो कि मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझने लगती हूँ कि मुझे तुम जैसा हस्बैंड मिला। लेकिन कभी कभी तुम ऐसा बिहेव करते हो जैसे कि तुम्हें ना तो मेरी परवाह है और ना तो तुम मुझसे प्यार करते हो। और इसी वजह से मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे इतने करीब होकर भी तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। और अगर ऐसा ही चलता रहा ना विराज, तो हमारे बीच कभी प्यार नहीं हो पाएगा, कभी नहीं। इतना बोलकर अविका मुड़ी और चली गई। विराज बिना कुछ बोले उसे जाते हुए देख सकता था। वो किसी मूर्ति की तरह बेसुध होकर खड़ा था। दरअसल अमीर फैमिली में पैदा होने के कारण विराज के माता पिता कभी भी उसे सही से समय नहीं दे पाए। विराज की देखभाल हमेशा घर के नौकरों और दादी ने की। विराज था तो रोमांटिक किस्म का, लेकिन शायद उसे प्यार का सही मतलब अभी भी पता नहीं था। रात को ना तो विराज बात करने आया और ना ही अविका दोबारा विराज से बात की। अगली सुबह जब अविका सोकर उठी तो उसने देखा
कि उसकी बगल में विराज नहीं था। अबिका को लगा कि विराज जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल गया होगा, लेकिन अबिका के लिए हैरानी वाली बात यह थी कि विराज आज बिना उसे कुछ बोले चला गया था। अबिका सोच ही रही थी कि उसका फ़ोन बज उठा। अबिका की दोस्त नेहा ने उसे कॉल किया था। अबिका कॉल रिसीव की और हेलो बोली। सामने से नेहा बोली, हाय अबिका, कैसी हो यार? शादी के बाद तो तुम भूल ही चुकी हो मुझे। एक बार भी तुमने मुझे कॉल भी नहीं किया। अबिका बोली, मेरी शादी को सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं और तुम मुझे ऐसे बोल रही हो जैसे तुम मुझसे सालों से बात नहीं की। ये सब बातें छोड़, तुम ये बताओ कि कॉल क्यों की? अबिका की बात सुनते ही नेहा उस मिजाज अंदाज में बोली, अबिका, मेरी जॉब एक बहुत ही बड़ी कंपनी में लग गई है। दुनिया की बेस्ट डिजाइनिंग कंपनियों में से एक है। मैं तुमसे ये कहना चाहती थी कि अगर विराज और उसकी फैमिली वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम भी यहाँ अप्लाई कर सकती हो। देख, मैं जानती हूँ कि तुम कोई नॉर्मल और सिंपल लड़की नहीं हो मेरी तरह। तुम शहर की सबसे अमीर फैमिली की बहू हो और मैं जानती हूँ कि तुम्हें पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुमने मुझसे कहा था कि तुम खुद से कुछ करना चाहती हो। तुम भी अपने दम पर दुनिया को दिखाना चाहती हो कि तुम बहुत कुछ कर सकती हो। बस इसलिए बोल रही थी। और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पर तुम अप्लाई कर दो। नेहा चाहती थी कि अबिका उसके साथ ही काम करे। अबिका नेहा की बात सुनकर चुप हो गई। नेहा अबिका की तरह एक अमीर फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी। नेहा का सपना था कि वो मेहनत करके अच्छी सोसाइटी में एक घर खरीदे जहां वो अपनी दादी को लाकर रख सके। और नेहा अपने सपने को पूरे करने के लिए ही कॉलेज में मन लगाकर पढ़ाई की और इतने अच्छे डिजाइनिंग कंपनी में उसे काम मिल गया। अबिका बिस्तर पर से उठी और अपनी आंखों को धीरे से मसलते हुए बोली, तो क्या करना होगा मुझे और कहाँ आना होगा? अबिका की बात सुनकर नेहा बहुत खुश हुई। वो अपनी खुशी रोक नहीं सकी और एक्साइटेड होकर बोली, वाह अबिका, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी मान जाओगी। मैं तुम्हें एड्रेस मैसेज कर रही हूँ, तुम आ जाना अपना रिज्यूम लेकर। इतना कहकर नेहा कॉल कट कर दी। अबिका अपने फ़ोन को बिस्तर पर फेंकी और बाथरूम में चली गई। तैयार होकर उसने जल्दी से नाश्ता किया और निकल गई। अबिका के लिए काम करना मुश्किल था क्योंकि हाई सोसाइटी और अमीरों की फैमिली मेंबर्स या बहुएं काम नहीं करती थी। यह अबिका के लिए एक चैलेंजिंग था कि वो कैसे विराज और अरोड़ा फैमिली वालों को मनाएगी। अबिका सबसे पहले अपार्टमेंट गई जहाँ का काम लगभग ख़त्म ही होने वाला था। वहाँ कुछ देर ठहरने के बाद अबिका कार में बैठकर नेहा के ऑफिस की तरफ निकल गई इंटरव्यू के लिए। अबिका सोच रही थी कि क्या विराज या उसकी फैमिली वाले उसे कहीं बाहर काम करने की इजाज़त देंगे या नहीं। अबिका कशमकश में थी कि उसे क्या करना चाहिए। एक तरफ उसका सपना था कि वो खुद के दम पर कुछ करके दिखाए, दूसरी तरफ विराज और विराज की फैमिली। अबिका सोचने लगी कि क्या उसे इस बारे में विराज को बताना चाहिए या नहीं। आखिर में उसने विराज को कॉल कर ही दिया बताने के लिए। कॉल की घंटी बस कुछ सेकंड के लिए ही बजी होगी और विराज ने कॉल रिसीव कर ली। विराज ने बहुत ही आराम से कहा, हाँ बोलो अबिका। अबिका की सांसें तेज थीं, मगर कल रात जो अबिका विराज को बोली थी उसे उसका जवाब नहीं मिला था और आज सुबह भी विराज उसे कुछ बिना बोले चला गया था। इस वजह से अबिका उससे थोड़ी नाराज़ थी। अबिका सीधे मुद्दे पर आते हुए बोली, विराज, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं अपनी डिजाइनिंग के करियर को आगे बढ़ाना चाहती हूँ और मैं इसी सिलसिले में एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। इससे पहले कि अबिका अपनी बात ख़त्म कर पाती, विराज बहुत ही आराम से बोला, ओके, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से इंटरव्यू देना और जब सब कुछ हो जाए मुझे बस मैसेज कर देना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। अबिका थोड़ी हैरान हो गई क्योंकि विराज को इससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। वहीं विराज ने बाय बोलकर कॉल कट कर दिया। अबिका को अब विराज का बदलाव समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर में अबिका वहां पहुंच गई जहां पर नेहा काम करती थी। वो जैसे ही अबिका को देखी दौड़कर उसे गले लगा ली। नेहा को सोते हुए बोली, बेस्ट ऑफ लक अबिका, अच्छे से इंटरव्यू देना, फिर हम दोनों साथ में यहीं काम करेंगे। अबिका मुस्कुराई और इंटरव्यू देने के लिए चली गई। चूंकि नेहा ने पहले ही अबिका का अपॉइंटमेंट ले रखा था तो अबिका को उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई और ना ही अबिका को इंटरव्यू पास करने में कोई प्रॉब्लम हुई क्योंकि अबिका पहले से ही टैलेंटेड थी। ऊपर से अबिका अपने डिजाइनिंग को बनाने में अपनी पूरी मेहनत झोंक देती थी। अबिका से कहा गया कि वो अगले सप्ताह से ज्वाइन कर सकती थी।
जब बाहर आकर अबिका नेहा को बताई तब नेहा खुशी से झूम उठी। वो चिल्लाते हुए बोली, यस यस, मैं जानती थी कि तुम जरूर कर लोगी। अब हम दोनों आराम से यहाँ एक साथ काम कर पाएंगे। आसपास के लोग अजीब ढंग से दोनों को देखने लगे। तभी अबिका बोली, नेहा अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल करो, मैं अगले सप्ताह से ज्वाइन करूँगी। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम और मैं एक साथ रहें, नेहा बोली। नेहा अभी भी बहुत खुश थी और उसकी आंखों में खुशी की एक लहर सी थी। नेहा आगे बोली, इस खुशी में आज मैं तुम्हें ट्रीट देती हूँ, चलो। अबिका थोड़ी निराश होकर बोली, सॉरी नेहा, आज नहीं, हम फिर कभी। यार मैंने पहले ही विराज को बोल रखा है, इसलिए सॉरी। नेहा धीमी आवाज में बोली, ठीक है कोई बात नहीं, हम किसी और दिन चले जाएंगे। नेहा के चेहरे की एक्साइटमेंट गायब सी हो गई थी। नेहा चाहती थी कि अबिका आज उसके साथ ट्रीट पर जाए, लेकिन अबिका के बोलने से वो दोबारा नहीं बोली। वहां से निकलते ही अबिका विराज को मैसेज भेज दी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि विराज वहां पहले से ही मौजूद था और उसका इंतजार कर रहा होगा। वो विराज को देखकर भौंचक्का रह गई। वो अभी ही तो मैसेज की थी और विराज वहां पर पहले से ही मौजूद था। अबिका बिना कुछ बोले कार में बैठ गई। विराज उसे होटल ब्लू क्लास लेकर चला गया और हमेशा की तरह वही रूम में गया जिसे वो इस्तेमाल करता था। चूंकि इस वक्त दोपहर का टाइम था, इसलिए विराज ने लंच मंगवा लिया। वो दोनों अभी भी एक दूसरे से कुछ नहीं बोल रहे थे। दोनों ने चुपचाप लंच किया। अबिका अपना सिर झुकाकर खाने लगी। वो कभी कभी नज़र उठाकर विराज की तरफ देखती थी। जब खाना हो गया तब विराज ने एक फाइल निकालकर टेबल पर रख दी। अबिका अचानक से बोली, ये क्या है? विराज बोला, तुमने ही तो कहा था कल कि तुम मुझे नहीं जानती हो, तो इसलिए। अबिका हैरान थी, आखिर विराज एक फाइल से क्या साबित करना चाहता था। अबिका बोली, क्या है इसमें? तुम खुद ही देख लो, विराज बोला। अबिका फाइल उठाई और देखने लगी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इससे पहले कि अबिका कुछ बोलती, विराज एक गहरी सांस लेते हुए बोला, अबिका ये जो होटल ब्लू क्लास है, यह मेरा ही है और शहर में जितने भी आलीशान बिल्डिंगें हैं वे अधिकतर मेरी ही अंडर में हैं। मैं अरोड़ा फैमिली का छोटा बेटा होने के साथ साथ और एक सर्जन डॉक्टर होने के अलावा कुछ और भी हूँ। अबिका अपनी आंखें गहरी करके विराज को घूरने लगी। वो हैरानी से बोली, मतलब? और क्या हो तुम? विराज आगे बोला, स्टॉक मार्केट के बारे में तुम जानती हो ना? अबिका अपना सिर हिलाई। तुमने सुना होगा कि हमारे शहर में एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक होल्डर है जो सबसे अधिक स्टॉक होल्ड करता है और सब कुछ देखता है। दरअसल वो इंसान मैं ही हूँ। अबिका की आंखें अब और बड़ी हो गईं। उसकी हैरानी और चौंकने की कोई सीमा नहीं रही। विराज अपने हाथ उसके सामने लाते हुए बोला, मेरा इरादा तुमसे कुछ छुपाने का नहीं था। आखिर में तुम मेरी वाइफ हो और हमें जिंदगी भर साथ रहना है। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहता था अबिका। मैं तुम्हें ये बातें सही टाइम पर बताना चाहता था। मैं क्योर हॉस्पिटल का सर्जन डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरा प्रोफेशन स्टॉक मार्केट है। ऐसा नहीं है कि अबिका स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं जानती थी। वो सब कुछ जानती थी। अमीर फैमिली से बिलोंग करने की वजह से वो बहुत सी चीज़ों में अपने आप को आजमा चुकी थी, लेकिन उसे बहुत जल्द समझ में आ गया कि उसका मन डिजाइनिंग में ही लगता था। और जहाँ तक रही स्टॉक मार्केट की बात, तो अबिका इतना जानती थी कि शहर में कोई था जो स्टॉक मार्केट का बहुत बड़ा स्टॉक अपने पास रखता था, जिससे वो एक पल में किसी भी कंपनी को बना और बर्बाद भी कर सकता था। लेकिन अबिका को नहीं पता था कि वो कौन था। हालांकि अबिका को विराज के बारे में इतना ही पता था कि वो अरोड़ा फैमिली का छोटा बेटा था और शहर का एक काबिल सर्जन था। अबिका विराज से बोली, तो तुम इतने सिंपल लाइफ क्यों जी रहे हो जबकि तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है? विराज मुस्कराया और बोला, मैं कुछ दिखावा नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। और जहाँ तक रही छुपाने की बात, अब मैंने तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया है, सब कुछ बता दिया है। अबिका कुछ नहीं बोली। उसके चेहरे की रंगत गायब हो चुकी थी। विराज अबिका को देखकर हंस पड़ा और टॉपिक बदलते हुए बोला, रहने दो ये सब, तुम बताओ तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया? अबिका साधारण तरीके से बोली, ठीक ही गया। उन्होंने मुझे अगले सप्ताह से ज्वाइन करने को कहा है। गुड, ये तो बहुत अच्छा है, विराज खुशी से बोला। अबिका विराज को घूरते हुए बोली, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? विराज बोला, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं क्या बोलूं? अबिका थोड़ी निराशा से बोली, विराज मैं नहीं जानती कि तुम इसे कैसे देखते हो, लेकिन मैं अपने दम पर कुछ करना चाहती हूँ।
खुद के लिए कुछ करना चाहती हूँ और उस कंपनी में नेहा भी मेरे साथ है। हम दोनों एक साथ काम करेंगे। मैं जानती हूँ कि ये थोड़ा अजीब है क्योंकि अरोड़ा फैमिली शहर की सबसे अमीर फैमिली है और उस घर की बहू बाहर काम करे, ये बात अजीब तो है। लेकिन विराज विराज अविका को टोकते हुए बोला, तुम टेंशन मत लो, मैं देख लूँगा और घर वालों को भी संभाल लूँगा। लेकिन अभी ज़रूरी है कि तुम मुझ पर और मेरी बातों पर भरोसा करो। अगर मैं तुम्हें आज क्लियर नहीं करूँगा तो तुम समझोगी कि मैं तुमसे अभी भी कुछ छुपा रहा हूँ। अबिका, अगर तुम्हें मुझसे कुछ भी जानना हो या पूछना हो तो तुम बेझिझक मुझसे पूछ लेना। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच किसी भी तरह का मनमुटाव हो। ठीक है? अबिका अपना सिर हिलाई और कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर चुप रहने के बाद विराज गहरी आवाज में बोला, जानती हो अबिका, मैं दिव्या को 5 सालों से जानता हूँ। शुरू के 3 साल हमने बस यूं ही हाय हेलो में ही गुजार दिए थे, लेकिन उसके बाद के 2 साल में हम दोनों रिलेशनशिप में आ गए। अबिका के भाव फिर से बदल गए। उसे एक के बाद एक झटके महसूस होने जैसे लगने लगे। विराज जब भी कोई नई बात बोलता, वो अबिका के लिए एक झटके जैसा था। विराज अबिका की तरफ देखा और बोलना जारी रखा, मैं जानता था कि दिव्या कुछ दिन पहले ही विदेश से लौट आई थी। उस टाइम मैं बहुत बिजी था और सच बताऊं तो मेरे दिल में उसके लिए कुछ फीलिंग्स थी। लेकिन मुझे उसका बिहेवियर याद आया। फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि वो बिल्कुल भी मेरे काबिल नहीं थी। उसके कुछ दिन बाद तुमने मुझे अपने साथ उसके डांस शो में जाने को पूछा। मैं तुम्हें मना करना चाहता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर तुम्हें कुछ बोलूँगा तो तुम कुछ और ही समझोगी। और मैं ये भी जानना चाहता था कि अगर दिव्या फिर से मेरे सामने आएगी तो मैं कैसा रिएक्ट करता हूँ। लेकिन उस दिन दिव्या का डांस देखकर मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, और ना ही कोई फीलिंग्स और ना कुछ और। अबिका चुपचाप अपना सिर झुकाकर विराज की बातें सुनती रही। उसे अच्छा नहीं लग रहा था ये सब सुनकर। अबिका के रिएक्शन को देखकर विराज आह भरते हुए बोला, मेरे बारे में जितना था या जो भी था मैंने तुम्हें सब बता दिया है। तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया है। अब अगर अभी तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती तो तुम ही बताओ, मैं तुम्हें भरोसा दिलाने के लिए क्या करूं? कुछ भी नहीं, अबिका मन ही मन बोली। विराज उसके बाद जोर से बोला, और हाँ अबिका, प्लीज आज के बाद दिव्या का नाम मत लेना मेरे सामने, और मेरे नाम को उसके नाम के साथ जोड़ने की कोशिश भी मत करना। विराज को बेचैन और बच्चे की तरह नाराजगी जाहिर करता देख अबिका को जोर की हंसी आ गई। लेकिन वो विराज के सामने यूं हंस नहीं सकती थी, इसलिए उसने टेबल पर रखी फाइल उठा ली और अपने चेहरे के सामने रखकर उसे पढ़ने का नाटक करने लगी। अबिका जोर से हंसी तो नहीं, लेकिन खुल के मुस्कुराई जरूर। विराज ने अबिका के इस बिहेवियर को बहुत ही अच्छे से नोटिस कर लिया और थोड़ा हैरान भी हुआ, लेकिन उसने ऐसा दिखाया कि उसने कुछ देखा ही ना हो। अबिका के चेहरे पर अब मुस्कान थी। वो खुश थी क्योंकि विराज उसके प्रति बहुत ईमानदार था और उसे अपनी सच्चाई और अपने दिल की बात बता दी थी। अबिका हमेशा किस्मत की मारी हुई थी, लेकिन जब से विराज उसकी ज़िंदगी में आया था तब से उसकी किस्मत बदल सी गई थी। मानो उसकी लाइफ का नया सवेरा हो गया था। विराज को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी अबिका के काम करने से, लेकिन अब अबिका को सिर्फ विराज की फैमिली वालों की राय जाननी थी, क्योंकि हाई सोसाइटी की औरतें कहीं पर जॉब नहीं करती थी। मगर अबिका जितना सोच रही थी और डर रही थी वैसा कुछ हुआ नहीं। जब विराज ने अपने माता पिता को अबिका के जॉब के बारे में बताया तब वे खुश हो गए। उनकी सोच बाकी अमीर लोगों की तरह नहीं थी कि उनके घर की औरतें बस घर में रहें, बल्कि उनकी सोच थी कि उनकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स थे सब अपनी लाइफ में एक ऐसा काम जरूर करें जिनसे वे काम के महत्व और समय को महत्व समझ सकें। अब अबिका के लिए सब कुछ ठीक सा हो गया था। अगले सप्ताह अबिका अपनी जॉब भी ज्वाइन कर ली। अपार्टमेंट भी बिल्कुल नई तरह से बदल गया था। बस अब अबिका और विराज को वहाँ पर रहने की देरी थी। उसने अभी तक इस बारे में कोई बात नहीं की थी और ना ही विराज कोई बात किया था अपने घर वालों से कि वो अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट होने वाले थे। कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक शाम अबिका अपने ऑफिस में काम खत्म करके निकल ही रही थी कि उसे विराज बाहर खड़ा दिखाई दिया। अबिका के लिए हैरानी वाली बात थी, क्योंकि अबिका अमूमन अपने कार से घर जाया करती थी, लेकिन आज विराज को देखकर अबिका को लगा कि जरूर कोई ज़रूरी बात होगी। विराज के पास जाकर अबिका हैरानी से बोली, आज तुम यहाँ, क्या बात है? क्या आज तुम्हारे हॉस्पिटल में एक भी पेशेंट नहीं आए क्या? या फिर आज स्टॉक मार्केट बंद है?
स्टार्टिंग में अबिका यह बोलते हुए हैरान थी, लेकिन फिर मुस्कुराई। वहीं विराज मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। उसने भारी आवाज में कहा, कार में बैठो जल्दी, हमें घर जल्दी जाना है। विराज के कहने पर अबिका झट से कार में बैठ गई। सीट बेल्ट लगाते हुए अबिका दोबारा विराज से पूछी, क्या हुआ विराज, क्या बात है? मालूम नहीं, बस दादी ने बुलाया है। विराज कार स्टार्ट करते हुए बोला। अबिका कार का विंडो खोलकर बाहर के नज़ारों को देखने लगी। अबिका सोचने लगी कि कैसे उसकी लाइफ कुछ दिनों में पूरी तरह से बदल गई। कुछ दिन पहले तक उसकी सौतेली माँ उसकी शादी एक अधेड़ व्यक्ति से कराना चाहती थी और उसकी लाइफ पूरी तरह बर्बाद करना चाहती थी। लेकिन विराज के आने से उसे हिम्मत मिली और अपने फैमिली वालों के खिलाफ बोल पाई और अपने नर्क जैसे घर से बाहर निकल पाई। सोचते हुए अबिका अचानक हंस पड़ी। विराज कार चलाते उसकी तरफ देखा और बोला, क्या हुआ, तुम अचानक ऐसे क्यों हंस रही हो? मेरी लाइफ बिल्कुल किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी है। मैं हमेशा से अकेली रही, दुख और दर्द में। लेकिन तुम्हारे आ जाने से सब कुछ कैसे बदल गया मेरी लाइफ में। अबिका विराज की तरफ देखकर मुस्कुराई। विराज भी मुस्कुराने लगा और बोला, तो क्यों ना तुम्हारे ऊपर एक मूवी ही बना दूं? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अबिका बोली। कभी कभी विराज सोचता था कि अबिका बहुत नासमझ थी, लेकिन धीरे धीरे विराज को भी मालूम पड़ रहा था कि अबिका एक समझदार लड़की थी। अब दोनों के बीच भरोसे की डोर बंधने लगी थी। जब से विराज अबिका को अपने दिल की बात बताया था, तब से अबिका भी धीरे धीरे विराज पर भरोसा करने लगी थी। दोनों कई बार एक साथ बैठकर काफ़ी देर तक इधर उधर की बातें भी करते थे। उनके बीच की दूरियां अब नज़दीकियों में बदलने लगी थी। अरोड़ा मेंशन पहुंचते ही दोनों कार से निकलकर घर की तरफ बढ़े ही थे कि उन दोनों को घर के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। विराज तेजी से घर के अंदर गया। अविका भी उसके पीछे पीछे तेजी से घर के अंदर चली गई। बेशरम, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? एक मिडिल एज का आदमी एक लड़के पर चिल्ला रहा था। वो जिस पर चिल्ला रहा था वो सिद्धार्थ था, और जो सिद्धार्थ पर चिल्ला रहे थे वो सिद्धार्थ के पिताजी थे। अरोड़ा मेंशन में सिद्धार्थ के माता पिता अरविंद राव, कविता राव और साथ में बिजलानी फैमिली भी मौजूद थी। जब अबिका ये सब देखी तो उसे कुछ समझ में नहीं आया कि यहाँ पर क्या हो रहा था। जिस तरफ विराज की दादी और माँ खड़ी थी, अबिका उनके पास जाकर खड़ी हो गई। वहीं विराज किनारे एक साइड खड़ा हो गया और सबकी नज़र सिद्धार्थ के ऊपर थी। उसके पिताजी उस पर काफ़ी गुस्सा थे, लेकिन सिद्धार्थ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। सिद्धार्थ बोला, मैं जिसे पसंद करता हूँ वो अंजलि है। मैं सानवी से सगाई नहीं करूँगा। सिद्धार्थ की बात सुनकर उसके पिताजी का गुस्सा और बढ़ गया। जब अबिका सिद्धार्थ की बात सुनी तो उसका ध्यान पास खड़ी अंजलि की तरफ गया, जो बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। सिद्धार्थ अपनी जिद पर अड़ गया था। किसी के कितना भी बोलने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो भी सीधे अंजलि की तरफ देख रहा था। अविका को अब बातें समझ में आने लगी थी कि आखिर यहाँ चल क्या रहा था। एक लंबे समय के बाद विराज की दादी बोली, मिस्टर राव, तुम्हारा बेटा मेरी पोती को पसंद करता है, लेकिन मेरी पोती शायद तुम्हारे बेटे को पसंद नहीं करती है। और सिद्धार्थ, तुमने बिना अंजलि के जज्बात जाने उसके बारे में ये क्यों बोल रहे हो और मेरी पोती के साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? दादी की बात सुनते ही पूरा हाल शांत हो गया। अविका ने अपनी नज़र विराज की तरफ की, जो अपनी बहुएं चढ़ाए कुछ सोच रहा था। दरअसल आज सिद्धार्थ की फैमिली और सानवी की फैमिली दोनों मिलकर सिद्धार्थ और सानवी की सगाई को लेकर बातचीत कर रहे थे। वे अपनी दोस्ती को एक रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे। जब सिद्धार्थ ने यह बात सुनी तब वो अपने इमोशन पर काबू नहीं रख सका और अपनी फैमिली वालों पर गुस्सा हो गया। वो अपने घर से सीधा अरोड़ा मेंशन आ गया, विराज की बहन अंजलि के पास। सिद्धार्थ के पीछे पीछे उसके माता पिता और साथ में सानवी और उसके भी माता पिता आ गए, और देखते ही देखते अरोड़ा मेंशन में बवाल सा मच गया। विराज की दादी आगे बोली, मैं नहीं जानती कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन तुम अब बच्चे नहीं रहे सिद्धार्थ। तुम्हें पता होना चाहिए कि बिना किसी लड़की की सहमति जाने बगैर उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। मैं तो तुम्हें काफ़ी समझदार समझती थी, लेकिन तुम तो बेवकूफ़ निकले। जब मेरी पोती तुम्हें पसंद ही नहीं करती तो हम क्यों अंजलि की शादी तुमसे कराएंगे? विराज की दादी पहले से ही सिद्धार्थ को पसंद नहीं करती थी। भले ही सिद्धार्थ दिखने में अच्छा था, लेकिन उसका बिहेवियर विराज की दादी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। और तो और अंजलि सिद्धार्थ से 3 साल बड़ी भी थी। जहाँ सिद्धार्थ की उम्र 25 साल थी, तो वहीं अंजलि की उम्र 28 साल थी। अंजलि अपने भाई विराज से भी
1 साल बड़ी थी। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने माँ पापा की बात मान लो और सानवी से शादी कर लो। विराज की माँ बोली, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ये वही करेगा जो हम बोलेंगे। लगता है हमारे संस्कार भूल गया है, अब इसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है। सिद्धार्थ के पिताजी विराज की दादी और माँ की तरफ देखते हुए बोले। वे आगे बोले, इस बेवकूफ़ की गलती की वजह से मैं राव फैमिली और अरोड़ा फैमिली के बीच के संबंध को खराब नहीं होने दूंगा और ना ही विजलानी फैमिली के साथ अपने संबंध खराब होने दूंगा। आप चाहे जो भी कर लो, लेकिन मैं नहीं मानने वाला। सिद्धार्थ अपने पिताजी को टोकते हुए बोला। उसके पिताजी उसे गुस्से से घूरने लगे। सिद्धार्थ के पिताजी भी नहीं चाहते थे कि सिद्धार्थ और अंजलि की शादी हो, क्योंकि एक तो अंजलि दिल्ली में कम और विदेश में ज़्यादा टाइम तक रहती थी, और तो और वो सिद्धार्थ से बड़ी थी। साथ ही अंजलि का बर्ताव सिद्धार्थ की फैमिली को पसंद नहीं था। अंजलि के बजाय वे बिजलानी फैमिली की बेटी सानवी को पसंद करते थे और सानवी को ही अपने घर की बहू बनाना चाहते थे, क्योंकि सानवी एक समझदार और अच्छी लड़की थी। माहौल बिल्कुल टेंशन भरा हो गया था। एक तरफ सानवी की फैमिली थी तो दूसरी तरफ सिद्धार्थ था, जो अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। सिद्धार्थ के जिद्दीपन को देखते हुए उसकी माँ बिजलानी फैमिली से बोली, आप सब सिद्धार्थ की बातों पर ध्यान मत दीजिए, यह आपकी बेटी सानवी से ही शादी करेगा। हम दोनों फैमिली ने सालों इस पल का इंतजार किया है कि कब सानवी और सिद्धार्थ बड़े होंगे और दोनों की शादी होगी। बेटा सानवी, तुम समझ रही हो ना मेरी बात को? सिद्धार्थ की माँ नहीं चाहती थी कि सानवी और उसकी फैमिली वाले वहाँ से नाराज होकर चले जाएं। सानवी अपनी माँ माधवी बिजलानी के पास खड़ी थी। उसका चेहरा उदासी से भरा हुआ था। वो सिद्धार्थ की तरफ नम भरी आंखों से देख रही थी। वहीं सानवी के पिताजी देवेंद्र बिजलानी सिद्धार्थ की तरफ नाराजगी से देख रहे थे। उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखा और उसका उदास चेहरा देखकर सिर्फ आह भर सके। सिद्धार्थ अच्छा लड़का था, लेकिन वो अंजलि से ही शादी करना चाहता था। आप लोग चाहे कितना भी मुझे क्यों ना बोल लें, लेकिन मैं शादी सिर्फ और सिर्फ अंजलि से करूँगा, नहीं तो जिंदगी भर किसी से शादी नहीं करूँगा। सिद्धार्थ ऊंची आवाज में बोला। तो फिर तो जिंदगी भर कुंवारे ही रहोगे। अचानक एक धीमी आवाज सुनाई दी। सबका ध्यान अब विराज की तरफ चला गया। विराज आगे बढ़ा और सिद्धार्थ के पास आ गया। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें झुका ली। विराज अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, सिद्धार्थ, अगर तुम्हारी यही इच्छा है कि तुम जिंदगी भर कुंवारे रहो तो यही सही, क्योंकि अंजलि की शादी तुमसे नहीं होने वाली। सिद्धार्थ की आंखें बड़ी हो गईं और वो भौचक्का होकर विराज को देखने लगा। सिद्धार्थ ने सोचा था कि भले ही विराज उससे सहमत ना हो, लेकिन वो कभी इनकार नहीं करेगा। लेकिन उसने जैसा सोचा था, विराज ने ठीक उसके उल्टा किया। विराज मुड़ा और रविका का हाथ पकड़कर वहां से जाने के लिए तैयार हो गया। विराज बोला, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। जिस तरह तुम मेरी बहन को पसंद करते हो, उसी तरह मेरी बहन भी किसी और को पसंद करती है, और जाहिर सी बात है कि वो तुम नहीं हो। इसलिए अपने माँ बाप की बात मान लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। अविका विराज की तरफ देखी, जिसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। आज पहली बार अविका अरोड़ा फैमिली के मैटर्स में शामिल हुई थी। विराज की माँ दादी ने कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि उसकी बहन अंजलि भी कुछ नहीं बोली। 28 साल की अंजलि अपना ध्यान अच्छे से रखती थी। वो अपनी सेहत को लेकर काफ़ी सतर्क रहती थी। उसकी कोई गंदी आदतें नहीं थी, इसलिए 28 साल की होने के बाद भी वो दिखने में 23-24 साल की लगती थी। विराज की बात सुनकर सानवी अंजलि की तरफ देखी। उसे अब लगने लगा कि क्योंकि अंजलि विदेश में अधिकतर टाइम रहती थी, शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि जिसे अंजलि पसंद करती थी वो विदेश में ही रहता था। अंजलि काफ़ी होनहार और अच्छी लड़की थी। वहीं विराज की बात सुनकर सिद्धार्थ का चेहरा पूरी तरह से उतर गया। खासकर उसे झटका तब लगा जब उसने सुना कि अंजलि किसी को पसंद करती थी। सिद्धार्थ ने यह अफवाह सुनी थी कि अंजलि किसी को पसंद करती थी, लेकिन वो सोचता था कि अंजलि जिसे पसंद करती थी वो वही था। सिद्धार्थ हमेशा अंजलि के साथ टाइम बिताता था, उसके साथ घूमता था, लेकिन अंजलि सिद्धार्थ को पसंद करती थी। वो बस उसे एक अच्छा दोस्त समझती थी। मैं कैसे समझ नहीं पाया कि अंजलि मुझे नहीं बल्कि किसी और को पसंद करती है। उसके बिहेवियर से तो लगता था कि अंजलि मुझे ही पसंद करती है। सिद्धार्थ सोचने लगा। थोड़ी देर तक माहौल यूं ही शांत रहा। अंजलि सानवी के पास गई और मुस्कुराते हुए बोली, सिद्धार्थ अच्छा लड़का है, मैं खुश हूँ कि तुम्हारी उससे शादी होने वाली है। उम्मीद है कि सिद्धार्थ भी मेरी इस बात को समझेगा। अंजलि की बात सुनते ही सिद्धार्थ का दिल
शीशे की तरह टूट गया। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो अंजलि? सिद्धार्थ बेचैनी भरी आवाज में बोला। अंजलि सिद्धार्थ की तरफ मुड़ी और उसके करीब जाकर उसका हाथ पकड़ ली और बोली, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ सिद्धार्थ। तुम मुझे पसंद करते हो, मैं जानती हूँ, और मैं तुम्हारी इस फीलिंग की कदर भी करती हूँ। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तुम्हें भी मेरे जज्बात समझने होंगे। तुम ऐसे ही किसी पर जिद नहीं दिखा सकते हो। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझोगे और अपने माँ बाप की बात मानोगे। लेकिन अंजलि, सिद्धार्थ बोलने ही वाला था कि अंजलि टोकते हुए बोली, नहीं सिद्धार्थ, तुम्हें समझना होगा। तुम अपनी खुशी नहीं देख सकते हो इसमें। तुम्हें मेरे बारे में भी सोचना होगा। शादी कोई खेल नहीं है, यह जिंदगी भर का साथ है। और मैं तुम्हारे लिए वैसा कुछ फील ही नहीं करती तो फिर शादी करने का क्या मतलब रह जाएगा? सोचो सिद्धार्थ, इसलिए मैं तुम्हें एक दोस्त के नाते समझा रही हूँ। अपने माँ बाप की बात मान लो और सानवी से सगाई कर लो। तुम मुझसे ज़्यादा सानवी को बेहतर जानते हो। उसके साथ तुम खुश रहोगे। अंजलि सिद्धार्थ की आंखों में देखकर मुस्कुराई। आखिर में सिद्धार्थ को अपनी जिद छोड़नी पड़ी और वो सानवी से सगाई के लिए मान गया। सानवी शर्मीली किस्म की लड़की थी। वो मन ही मन सिद्धार्थ को पसंद करती थी, लेकिन वो कभी उससे अपने दिल की बात जाहिर नहीं कर सकी। सिद्धार्थ सानवी की तरफ गया और उसे देखने लगा। तब अंजलि फिर से बोली, सिद्धार्थ, तुम शायद जानते नहीं कि सानवी तुम्हें कितना पसंद करती है। उसकी फीलिंग को समझो। इतना बोलकर अंजलि अपने रूम की तरफ चली गई। सानवी और सिद्धार्थ के माता पिता ये सब देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कुछ दिन बाद दोनों की सगाई करने का फैसला किया। इधर विराज अविका को लेकर अपने कमरे में आ गया। अविका को अभी भी विराज के घर वालों को बताना था कि वे दोनों अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे थे, लेकिन अविका को इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अकेले जाकर विराज की दादी से यह बात कह सके। अगर अविका दादी को जाकर बोलती तो दादी समझती कि अविका के कहने पर विराज अलग रहने की सोच रहा था। कुछ दिन यूं ही बीत गए। आखिरकार एक रात जब अविका और विराज घर के गार्डन में टहल रहे थे, तब अविका सोच ली थी कि वो विराज से इस बारे में बात करेगी। रात कितनी हसीन है ना अविका? विराज बोला। हाँ बिल्कुल, शांत और सुहानी, अविका जवाब देते हुए बोली। तो तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? विराज अविका से पूछा। काम ठीक ही चल रहा है। मैं और नेहा एक साथ एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, अविका बोली। अच्छी बात है फिर तो, विराज बोला। दोनों आराम से गार्डन में टहल रहे थे। अविका विराज के कंधे पर अपना सिर रखे हुए थी और उसका हाथ विराज की बाजू को पकड़े हुए था। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद अविका बोली, विराज, मुझे एक बात बहुत परेशान कर रही है। कौन सी बात? विराज अविका की तरफ देखते हुए बोला। विराज, जब हम दोनों अपार्टमेंट में शिफ्ट होंगे तो दादी को कितना बुरा लगेगा। हम यूं ही बिना बताए वहां चले जाएंगे तो माँ बाप क्या सोचेंगे? अविका उदासी भरी आवाज में बोली। अविका की बात सुनकर विराज थोड़ी देर कुछ नहीं बोला। कुछ कदम चलने के बाद विराज बोला, मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो अविका। तुम घबराओ मत, मैं कल घर वालों से बात कर लूँगा। दोनों फिर अपने कमरे में चले गए। अगली सुबह घर पर विराज की दादी, उसकी माँ और उसकी बहन थी। विराज के पापा किसी बिजनेस डील के चलते आउट ऑफ सिटी थे। वहीं विराज के भैया विक्रम भी वापस विदेश लौट चुके थे। अविका सुबह से ही घबराई हुई थी, वो उठकर बिस्तर पर बैठी हुई थी। तभी विराज उससे बोला, तैयार होकर नीचे आ जाना। अविका अपना सिर हिलाई। नीचे सभी मौजूद थे। विराज की दादी विराज से बोली, क्या बात है विराज, तुमने हम सबको एक साथ क्यों बुलाया? विराज ने इशारा करते हुए उन्हें सब्र रखने को कहा। कुछ देर बाद अविका भी तैयार होकर नीचे आ गई। जब सब लोग आ गए तब विराज ने बोलना शुरू किया। माँ, दादी, मैं आप दोनों से कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? विराज की माँ बोली। माँ, मैंने और अविका ने फैसला किया है कि हम दोनों मेरे अपार्टमेंट में जाकर रहेंगे। विराज बहुत ही आराम से बोला। लेकिन विराज की बात सुनकर उसकी दादी के हाव भाव बदल से गए। उन्होंने तुरंत बोला, तुम दोनों अगर यहाँ अरोड़ा मेंशन में रहोगे तो क्या परेशानी होगी? दादी, बात परेशानी की नहीं है। हम भी नहीं चाहते कि हम घर से दूर होकर रहें, लेकिन हालात ही ऐसे हैं कि हमें जाना पड़ रहा है, विराज बोला। मतलब? दादी बोली। दादी, मेरा हॉस्पिटल अपार्टमेंट से काफ़ी नज़दीक है। अगर मैं वहाँ रहता हूँ तो मेरे लिए हॉस्पिटल जल्दी पहुँचना बहुत आसान हो जाएगा, जैसा पहले होता था। अविका से शादी से पहले मैं वहीं तो रहता था। इमरजेंसी में मेरा हॉस्पिटल जाना बहुत ज़रूरी होता है, विराज बोला।
उसकी आवाज़ बहुत ही धीमी और शांत थी। बस यही कारण है या फिर कुछ और है? दादी बोली। दादी की बातों से साफ पता चल रहा था कि वे गुस्से में थी। दादी, मैं जानती हूँ कि आप क्या सोच रही हैं। हम भी आपका दिल दुखाना नहीं चाहते हैं। मैं जानती हूँ कि आप चाहते हैं कि आपके पोता पोती दोनों आपके साथ रहें। अचानक अविका बोली। विराज की दादी अविका की तरफ देखी। हालांकि उन्होंने अपने गुस्से पर काबू रखा और बोला, मैं जानती हूँ कि तुम बच्चे लोगों के मन में कोई गलत भावना नहीं है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम दोनों चाहे यहाँ अरोड़ा मेंशन में रहो या फिर अपार्टमेंट में। बस मुझसे एक वादा करो कि हफ्ते में 2 बार तुम दोनों मुझसे मिलने यहाँ आया करोगे। दादी की बात सुनकर अविका मुस्कुराई और बोली, जी जरूर दादी, हम जरूर आएंगे आपसे मिलने। और आप जब मन करे तब आ सकती हैं अपार्टमेंट में। अविका और विराज दोनों अपार्टमेंट की तरफ निकल गए। रास्ते में अविका विराज को बोली कि वो कार को मॉल की तरफ लेकर जाए। उसे कुछ सामान खरीदना था। मॉल पहुंचते ही अविका उत्सुकता के साथ कार से बाहर निकल और मॉल की तरफ जाने लगी। विराज भी कार से निकलकर उसके पीछे चला गया। मॉल में अविका सामान खरीद ही रही थी कि उसे किसी ने आवाज़ दी। अविका। अविका मुड़ी और अपने पीछे देखी। उसके सामने जोगेंद्र बेदी खड़े थे। उनको देखकर अविका की खुशी और बढ़ गई। वो झट से जाकर जोगेंद्र बेदी के गले लग गई और बोली, अंकल, आप वापस कब आए? आप तो कुछ दिनों के लिए बाहर गए थे ना? हाँ बेटा, मैं गया था, लेकिन मेरे जाने के बाद मुझे पता चला कि जिस काम के लिए मुझे बुलाया गया था वो पहले ही ख़त्म हो गया था। इसलिए मैं वापस लौट कर आ गया। जोगेंद्र बेदी ने कहा। आप यहाँ मॉल में क्या कर रहे हैं? अविका बोली। जोगेंद्र बेदी ने अविका के सवालों का जवाब देते हुए कहा, तुम्हारी आंटी मुझे यहाँ लेकर आई हैं। वो देखो, वो आ रही हैं, तुम्हारी आंटी। जोगेंद्र बेदी ने अपनी पत्नी की तरफ हाथ दिखाया। मिसेस जोगेंद्र बेदी को देखकर अविका की खुशी और बढ़ गई और वो उनके पास गई और कसकर उन्हें गले लगा ली। अचानक गले लगाने से मिसेस जोगेंद्र बेदी घबरा गईं, लेकिन जब उन्होंने अविका को देखा तब उनकी भी आंखें खुशी से भर गईं। अविका खुश होते हुए बोली, आंटी कैसी हो आप? और आपकी तबीयत कैसी है? मिसेस जोगेंद्र बेदी मुस्कुराते हुए बोली, मैं ठीक हूँ बेटा, और मेरी तबीयत भी ठीक है। तुमसे कितने समय बाद मुलाकात हो रही है। हाँ आंटी, मुझे भी आपसे मिले बहुत टाइम हो गए, लेकिन आज आपसे मिल ही ली तो बहुत खुशी हो रही है। और आपको ऐसे ठीक देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे आप यहाँ मॉल में क्या कर रही हैं? अविका बोली। मिसेस जोगेंद्र बेदी मुस्कुराते हुए बोली, ये बात अपने अंकल से पूछो जो मुझे इतने समय के बाद बाहर लेकर आए हैं। अविका जोगेंद्र बेदी की तरफ देखी। तभी विराज ने कहा, आप दोनों को कोई दिक्कत नहीं है तो क्यों ना मेरे अपार्टमेंट में चलकर बाकी की बातें की जाए। अब विराज की बात सुनकर अबिका और खुश हो गई। उसे ऐसा लगने लगा कि मानो हर पल उसके लिए खुशियों से भरा हुआ हो। वे चारों अपार्टमेंट आ गए। अपार्टमेंट बहुत बदल चुका था। अबिका के डिजाइन ने पूरे अपार्टमेंट का नक्शा बदल दिया था। विराज को यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह उसका अपार्टमेंट था। उसने अबिका की तरफ देखा और इशारे से उसकी तारीफ की। अबिका भी विराज को देखकर मुस्कुराई। मिसेस जोगिंदर बेदी बोली, तुम दोनों यहाँ रहते हो? हाँ आंटी, मैं और विराज आज ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं, अविका बोली। फिर अरोड़ा मेंशन? जोगेंद्र बेदी ने हैरानी से कहा। विराज बहुत ही आराम से बोला, हम यहाँ भी रहते हैं, लेकिन इस अपार्टमेंट में आने का हमारा रीज़न भी है, और वो यह है कि मेरा हॉस्पिटल यहाँ से काफ़ी नज़दीक है, इसलिए। विराज की बात सुनकर जोगेंद्र बेदी ने सहमति भरी। आप लोग बैठिए ना, तब तक मैं कुछ बनाकर लाती हूँ, अविका बोली। जोगेंद्र बेदी और उनकी पत्नी विराज के साथ लिविंग रूम में बैठकर बातें करने लगे। अविका उनके लिए चाय बनाने किचन में चली गई। तुम तो इसे जानती ही होगी, जोगेंद्र बेदी ने अपनी पत्नी से कहा। हाँ, कुछ दिनों से ये बहुत सुर्खियों में है। क्यों बेटा? मिसेस जोगेंद्र बेदी ने विराज की तरफ देखते हुए कहा। विराज मुस्कुराया। तब तक अविका भी चाय बनाकर लेकर आ गई। चारों चाय की चुस्की लेते हुए बातें करने लगे। देखते ही देखते तुम कितनी बड़ी हो गई अविका। जब तुम छोटी थी तब कितनी शरारत करती थी। हर पल बस अपने अंकल के पीछे घूमा करती थी। एक पल के लिए भी उनका साथ नहीं छोड़ती थी। मिसेस जोगेंद्र बेदी ने अविका से कहा। हाँ आंटी, मुझे भी वो बचपन के दिन बहुत याद आते हैं, अविका हंसते हुए बोली। तभी विराज ने जोगेंद्र बेदी से कहा, अंकल, आप किस सिलसिले में शहर से बाहर गए थे? विराज की बातों का जवाब देते जोगेंद्र बेदी ने कहा, एक केस के सिलसिले में गया था, लेकिन मेरे वहां जाते ही उन्होंने केस सॉल्व कर लिया था। क्या बताऊं बेटा,
ये अपने काम में बहुत बिजी रहते हैं। मेरे लिए इनके पास जरा भी समय नहीं रहता। मिसेस जोगेंद्र बेदी ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा। जोगेंद्र बेदी हंसते हुए बोले, क्या करूं, मेरी जॉब ही ऐसी है। एक पुलिस वाले को हर समय ड्यूटी पर रहना पड़ता है। अंकल, बस आप अपना ध्यान रखिए, आंटी को यही चाहिए, अविका बोली। यूं ही कुछ देर वहां रहने के बाद जोगेंद्र बेदी और उनकी पत्नी वहां से जाने के लिए तैयार हो गए। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं, तुम दोनों अपना ख्याल रखना, मिसेस जोगेंद्र बेदी अविका से बोली। अविका बोली, आप दोनों भी अपना ख्याल रखिएगा। जोगेंद्र बेदी और उनकी पत्नी वहां से चले गए। अब अपार्टमेंट में अविका और विराज थे। उन्होंने कुछ देर तक टीवी देखी। अब सुबह से शाम हो चुकी थी। टीवी देखते हुए अविका उठी, तभी अचानक विराज ने अविका का हाथ पकड़ लिया। अविका मुड़ी और विराज से बोली, क्या हुआ, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया, कहाँ जा रही हो, विराज ने बहुत ही प्यार से पूछा। अविका ने अपनी बहुएं ऊपर करते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, विराज ने हैरानी से कहा। मुझे क्या पता, अविका मुस्कुराते हुए बोली। छोड़ो मेरा हाथ, रात का खाना बनाने जा रही हूँ। अच्छा, क्यों ना आज मैं भी तुम्हारी मदद कर दूँ खाना बनाने में, विराज ने कहा। अविका अपने चेहरे के भाव बदलते हुए बोली, ठीक है फिर चलो किचन में, विराज ने दोबारा कहा, लेकिन एक शर्त पर, तुम मेरे लिए पकौड़ियाँ बनाओगी तब। अविका यह सुनकर हंस पड़ी और अपना हाथ छुड़ाकर किचन में चली गई। विराज भी अविका के पीछे पीछे चला गया। विराज ने अविका का खाना बनाने में मदद की। दोनों के बीच अब प्यार होने लगा था और अविका भी विराज पर भरोसा करने लगी थी। अब विराज के पास कुछ भी नहीं था जो वो अविका से छुपा सकता था, और विराज अविका से कुछ छुपाना भी नहीं चाहता था। खाना खाने के बाद दोनों सोने के लिए बेडरूम में गए। अविका बिस्तर को ठीक कर रही थी कि विराज ने अचानक आकर पीछे से अविका की कमर को पकड़ लिया। अविका डर गई और बोली, ये क्या कर रहे हो विराज। प्यार कर रहा हूँ। क्या मुझे अपनी वाइफ से प्यार करने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा, विराज बोला। विराज आज बहुत ही रोमांटिक मूड में लग रहा था। विराज आगे बोला, आज जितना खुश मैंने तुम्हें देखा है ना, उतना पहले कभी नहीं देखा। तुम्हें खुश देखकर ऐसा लग रहा था मानो तुम्हारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम दूर हो गई हो। अविका विराज की तरफ मुड़ी और बोली, भले ही प्रॉब्लम दूर ना हुई हो, लेकिन तुम यूं ही हमेशा मेरा साथ देना, जिंदगी भर। विराज अविका की आंखों में देखते हुए बोला, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा अविका। इतना बोलकर विराज अपने आप को काबू में न रख सका और अविका के होंठों पर किस कर लिया। अविका भी विराज को नहीं रोकी। दोनों ने फिर एक रोमांटिक सॉन्ग पर डांस किया। अब दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ने को बिल्कुल तैयार थे। दोनों को उसके लाइफ का प्यार मिल गया था। दोनों एक दूसरे के आगोश में खो गए। दी एंड।